हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। मैंने फंडामेंटल राइट्स का बेसिक पार्ट मैंने पार्ट 1 में कवर कर दिया है, जिससे मैंने बात की थी राइट ऑफ इक्वलिटी। मैंने आर्टिकल 14 से 18 तक बिल्कुल बारीकी से कवर कर दिया है। उसमें मैंने 12 से कवर किया था 35 तक, लेकिन जो बेसिक आपका आता है समानता का अधिकार वो आपका 14 से 18 तक ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का सेकंड सेशन। मेरे ख्याल से आप पहले इससे पहले का सेशन देख लीजिए ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पहले लेते हैं क्विक रिवीजन ताकि आपको पूरी बात फिर से याद आ जाए। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा दिया गया मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 बोलता है सिंपल डेफिनेशन बोलता है, मौलिक अधिकार की परिभाषा बोलता है और राज्य की परिभाषा बोलता है। और राज्य को ये भी बोलता है कि किसी भी पर्सन के खिलाफ, मतलब किसी भी पर्सन के मौलिक अधिकार के खिलाफ किसी भी ढंग का कानून नहीं बनाएगी। 13 हमारा बोलता है अल्पीकरण, जिसको बोलते हैं डेरोगेशन। इसका मतलब किसी पर्सन का मौलिक अधिकार कम भी किया जा सकता है अगर वो किसी ढंग का, मतलब किसी तरीके का इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत काम करता है तो। ठीक है, और उसी में लिखा गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं। और जो हमारी संसद है किसी ढंग का प्रतिबंध भी लगा सकती है अगर वह फंडामेंटल राइट्स किसी पर्सन का कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी करती है तो। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक हमारा दिया गया राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार जिसको बोलते हैं। 14 बोलता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। 15 हमारा बोलता है कि कोई भी पर्सन के साथ, चाहे सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, धर्म के नाम पे, वंश के नाम पे, टाइटल के नाम पे, किसी भी तरीके से उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। 16 बोलता है लोक नियोजन का अधिकार, जिसको बोलते हैं हर एक पर्सन को बराबर अधिकार मिलेगा जॉब करने में। ठीक है, 17 हमारा बोलता है कि अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन, मतलब कोई भी पर्सन अब छुआछूत बिल्कुल नहीं मानेगा। और आर्टिकल 18 हमारा बोलता है कि कोई भी पर्सन टाइटल का यूज नहीं करता है सिवाय कोई रैंक के, जैसे मान लेते हैं हमारे जो आर्मी के मतलब पर्सन हो गए वो लगा सकते हैं, ब्रिगेडियर हो गए, कमांडो हो गए। ठीक है, वो सब पोस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम रैंक बोलते हैं। और जो पर्सन खुद से मेहनत करके नॉलेज लिया हो तो वो अपना लगा सकता है, जैसे चाहे कोई डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो और आपका ER वाला हो, मतलब इंजीनियर हो, वो सब अपना रैंक लगा सकता है, पोस्ट लगा सकता है। अदरवाइज कोई भी पर्सन टाइटल नहीं लगाएगा, जैसे बोलते महाराजा, फिर आपको बोलते हैं राय बहादुर, ये सब जो टाइटल है वो बिल्कुल नहीं लगाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 19 से 22 तक, हम जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 19 हमारा क्या बोलता है। पहले आप ये जान लीजिए, आर्टिकल 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्टिकल 19 को कहा जाता है कि यह संविधान की रीढ़ की हड्डी है, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना बैकबोन का रह ही नहीं सकता। और इससे हम लोग भी आर्टिकल 19 के बिना रहने के लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 ही हमको राइट देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। आज हम भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी तरीके से हर एक आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है किसी व्यक्ति के सामने, मतलब वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन उसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन, उसके पास भी मौलिक अधिकार है, तो उसकी वजह से उसको किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें बोलने का राइट हमारा आर्टिकल 19 ही देता है। इसको बोलते हैं हिंदी में अभिव्यक्ति की आज़ादी। और इसी में हमारा आता है मीडिया, जो हमारा न्यूज़ चैनल्स है, वो क्या बोलता है, वो भी तो दिन भर बोलते रहता है, तो उसके पास भी राइट है कि वो कुछ भी बोल सके। वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोल देते, हमारे सरकार के खिलाफ बोल सकते, वो उसके पास राइट है। वैसा राइट हमारे पास भी है, हम भी अपने सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम अपने देश के हित के बारे में बोले, हमारे देश में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एकता बने रहे ताकि सब लोग मिल के रहें, तो उस सब चीज़ का ख्याल रखेंगे ताकि हमारा कंट्री भी आगे बढ़ सके। लेकिन हम बोल कुछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी में अगर हम सरकार से कुछ बोल भी सकते हैं तो पूछ भी तो सकते हैं। तो उसी पूछने को लेके एक हमारा आया था RTI, जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसी में आप ऐड कर सकते हैं, ये 2005 में आया था। इसमें सरकार से हम पूछ भी सकते हैं कि ये फंड कितना का लगा था, ये स्कीम जो निकला है कब निकला है, मतलब कोई भी जानकारी हम सरकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका RTI, एक आपका मीडिया जिसको बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, वो आपका इसी में आ जाता है, जिसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड आपका आता, अगर आप कुछ ही बोलते हैं तो हो सकता है लोगों को अच्छे लगे। अगर लोगों को वो अच्छा लगता है तो आप ग्रुप बना के बातें कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सभा करना। ढेर सारे लोग का ग्रुप बनाइए, आप उसके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, उससे बातें कीजिए, तो आप सभा भी बना सकते हैं, सरकार बिल्कुल रोकेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभा बनाने के चक्कर में आप लोगों को ये सिखाइए कि हम उस कंट्री में कैसे परेशान करेंगे, हम कहीं पर कैसे ब्लास्ट करेंगे। आप वो सारा चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन अपने आप को कुछ भी वहाँ पर बता सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि कंट्री का किसी भी तरीके का उसमें नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले नेशन फर्स्ट, फिर हम लोग पर्सन आएंगे। उसके बाद अगर आप सभा कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को अच्छा लगेगा, तो बोलेगा ठीक है हम अपना ग्रुप बनाते हैं, तो हम अपना संगठन भी बना सकते हैं। अब जैसे संगठन बना लिए तो हम कहीं पे जाके घूम भी सकते हैं, तो अपने इंडिया के किसी कोने में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी हो, हम हर जगह घूम भी सकते हैं। हमारे पास ये भी आज़ादी है। अगर घूमने चले गए तो हो सकता है हमको वो अच्छा लग जाए, तो हम लोग वहाँ पर निवास कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमें घूमने की भी आज़ादी है और हमें निवास करने की भी आज़ादी है, हम कहीं पे जाके बस सकते हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में बसना संभव नहीं था क्योंकि उसका अलग ही संविधान था, ठीक है। और उसमें एक आपका था आर्टिकल 370 और 35A। तो उसमें बेसिकली ये बोला गया था कि कोई भी पर्सन जो जम्मू कश्मीर के बाहर का हो वो किसी भी तरीके से वहाँ पर नहीं बस सकता, ठीक है। सिर्फ घूम सकता, कोई समस्या नहीं, लेकिन वहाँ पर वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता। लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद जो आपका आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हट गया, तो अब हम पूरे इंडिया में कहीं पे जाके बस सकते हैं और कहीं पे जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर का सिचुएशन थोड़ा सा भी कंडीशन उतना नॉर्मल नहीं हुआ है, इसलिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कहीं पर भी रह सकते हैं, उसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहाँ पर रहना शुरू कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको संपत्ति खरीदना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, तो उसका भी अधिकार आपके पास है। संपत्ति कहने का मतलब सिंपल हो गया लैंड, भूमि, जमीन आपका हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप वो खरीदते हैं तो वो आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन अब नहीं है, अब वो सिर्फ आपका एक लीगल राइट है। वो अगर चाहे तो सरकार आपसे छीन सकती है। क्यों? मान लेते हैं ठीक है, हमारा इस एरिया में हमारा अपना पड़ता है, एक काफ़ी दूर से एक ट्रेन का ट्रैक बिछाते हुए सरकार क्या करे, एक स्कीम लाई है जिसमें हमको ट्रैक बिछाना, काफ़ी लंबे एरिया से, मतलब काफ़ी लंबे दूरी से एक ट्रैक बनते हुए आ रही है। अब मेरी मर्जी है कि मेरा मान लेते हैं ज़मीन उसके बीच में आ गया, हम सरकार को मना कर देंगे नहीं, तो क्या ट्रेन ऐसा थोड़ी कि उसका पटरी बिल्कुल ऐसे घूम जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए सरकार बोलती है कि तुम डेवलपमेंट में बाधा दे रहे हो, इससे अच्छा है कि तुमको यहाँ से हटा ही देते हैं। तो सरकार वहाँ चाहे तो हमसे छीन भी सकते हैं। हाँ, कंपनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए कुछ पैसा हमको दे दे, वो अलग बात है, लेकिन वो हमारा सिर्फ लीगल राइट है, वो सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ कि मेरा है, लेकिन रियल में हमारा नहीं है। वो सरकार जब मन चाहे तो वो छीन सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम उसी को बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ पे रहना शुरू कर दो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पैसे चाहिए तो आप वहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो, तो आपको पास बिजनेस करने का भी राइट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो आप सभा बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, अच्छा लगे तो ग्रुप बना सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो संगठन बना सकते हैं। कहीं पे घूम लीजिए, आप वहीं पे बस जाइए और एक आप संपत्ति खरीद लीजिए, आप बिजनेस करना शुरू कर दीजिए। तो ये 7 ढंग का हमको राइट, आपको यही अनुच्छेद ABC करके हमको मिला है। आगे मेरी बात समझ यहाँ पे, ठीक है। अब आर्टिकल 20 की बात करते हैं। 20 हमारा बोलता है, इसको बोलते हैं दोष सिद्धि में संरक्षण। इसका मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। अगर पर्सन कोई भी किसी ढंग का क्राइम किया है तो उसको सज़ा मिलनी तय है। अब सज़ा मिलने के बावजूद भी उसको 3 तरीके का मौलिक अधिकार दिया जाता है। क्या? पहला आपका आता है कि जिस समय वो क्राइम किया है उसी समय का जो कानून है उसके अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। मान लेते हैं 2021 में कोई पर्सन क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं 2021 में नियम है, अगर किसी पर्सन को कोई मर्डर करता है तो उसको मिलनी चाहिए फांसी, ठीक है। तो अब उसका केस काफ़ी लंबा चल गया, 2030 में मान लेते हैं उसका 10 साल कम से कम गैप हो गया, तो 2030 में मान लेते हैं उसको सज़ा मिलनी है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, सरकार चेंज हो गई, एक नया कानून आ गया, उसमें ये लिखा गया है कि अगर अब कोई पर्सन क्राइम करता है, मतलब किसी का मर्डर करता है, तो उसको सिर्फ 10 साल सज़ा होगी। तो वो जो पर्सन है जिसको 2030 में सज़ा मिलनी है, उसको सज़ा 2021 वाला ही मिलेगा, क्योंकि वो गलती कब किया था, 2021 में, और वो नियम कब बना है, 2025 में। तो जिस वक्त वो क्राइम किया था उस वक्त का जो कानून था वही सज़ा उसको मिलेगी, ठीक है। आप इसको समझिए यहाँ पे। तो जिस वक्त का क्राइम किया था उसी वक्त का कानून के अनुसार उसको सज़ा मिलनी है। सेकेंड आपका बोलता है किसी पर्सन का सज़ा जो है वो सिर्फ एक बार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको पनिशमेंट एक बार दे दिए, फिर से निकला, फिर से मन हुआ, उसको अंदर कर दिए तो फिर से जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। एक गलती की सिर्फ एक सज़ा मिलनी है, वो हमारा मौलिक अधिकार है। फिर थर्ड हमारा बोलता है कि कोई भी पर्सन अपने खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दे सकता। आपको पता है पुलिस का क्या काम होता है, किसी पर्सन को अगर पकड़ ले उसको पीट पीट के ऐसा टॉर्चर करती है कि वो पर्सन कभी कभी इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद से बोलता है ठीक हम ये मिस्टेक किए हैं, चाहे हो सकता है कि भले वो मिस्टेक नहीं किया हो तो भी। तो कोर्ट बोलते हैं कि हम इसका जो गवाही है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो कोई भी पर्सन अपने खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दे सकती। तो 3 ढंग का राइट, ठीक है। तो आर्टिकल 20 समझ गए। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब क्राइम करने के बाद इसको संरक्षण मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है 3 तरीके का। पहला आपका था कि जिस समय वो क्राइम किया है उसी समय का जो कानून है वही कानून के अनुसार उसको पनिशमेंट मिलेगा, चाहे भले उसको पनिशमेंट 10 साल बाद क्यों न मिले, ठीक है। बीच में चेंज भी हो जाता है कोई समस्या नहीं, लेकिन पनिशमेंट उसको उसी टाइम के अनुसार मिलेगा। सेकेंड कि कोई पर्सन को दोबारा पनिशमेंट नहीं मिल सकता, एक गलती की सिर्फ एक सज़ा। थर्ड आपका होता है कि कोई पर्सन अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अब जो तीनों आपका जो राइट है उस क्रिमिनल के लिए आप यूँ समझिए, तीनों राइट किसी भी कंडीशन में सरकार उससे नहीं छीन सकती, चाहे इमरजेंसी कंट्री में क्यों ना लग जाए, ठीक है। तो इमरजेंसी में भी
कंट्री इससे मौलिक अधिकार वो नहीं छीन सकती। अब आता है आर्टिकल 21, हम इसको बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको बोलते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ कहने का मतलब जीवन का अधिकार। तो पहला आपका ये होता है कि जीवन जीने का अधिकार, हमें लाइफ जीने का अधिकार है, क्योंकि ये अर्थ हमारा है। हम चाहे भले किसी कंट्री में हो तो हमें वो जीने का हक है। तो आपका जीने का हक आपको यही देती है, सरकार देती है, ठीक है। तो अगर जीवन जीने का अधिकार है तो ऑब्वियस सी बात है वो पर्सन अपने आप को सुसाइड भी नहीं कर सकता है। अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है, अगर वो ख़त्म हो गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो बच गया तो पुलिस उसको फिर से ले जाएगी जेल, पहले उसका पहले इलाज करवाएगी और उसको बोलेगी तुम्हें अगर जीने का अधिकार है तो तुम्हें अपने आप को मारने का भी अधिकार नहीं है। तो आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आप फिर उसको पुलिस कूटेगी भी अलग से, ठीक है। तो आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। थर्ड आपका है स्वास्थ्य का अधिकार। जब तक हमारा हेल्थ रहेगा नहीं तब तक हम जी कैसे पाएंगे, इसलिए बोलते हैं अगर जीने के लिए हमको स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए सरकार बोलती है ठीक है आपको स्वास्थ्य का अधिकार है। इसलिए जितने ही बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल में होता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट BCG का टीका, चाहे पोलियो का टीका, डिफरेंट टाइप्स का जो टीका वगैरह होता है वो वैक्सीन उसको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए कोविड की बात करते हैं, उसमें हमको कई सारा वैक्सीन दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा राइट है क्योंकि हेल्थ का इशू आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दैहिक स्वतंत्रता, जिसको बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब सिंपल ये होता है, जीने का अधिकार का मतलब सिंपल जिंदा रहो, कोई समस्या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम तुमको काफ़ी टॉर्चर कर देंगे लेकिन सिर्फ जीवित रखेंगे। मान लेते कोई पर्सन, किसी पर्सन को मान लेते वो बिल्कुल विदाउट क्लॉथ बिल्कुल नंगा करके घुमा रहा है, लेकिन ये बोल रहा हम तुमको जिंदा तो रखे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास खुद का जो बॉडी है उसको भी बचाने का राइट है, उसके अंदर भी खुद की गरिमा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उसके पास ये भी राइट है, ठीक है। तो कोई पर्सन अगर इस ढंग का टॉर्चर करे तो हम कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वी हैव राइट, ठीक है, हमारे पास ये अधिकार है। तो शरीर के साथ कोई भी किसी ढंग का बदतमीजी नहीं कर सकता, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई अलग इंडिविजुअल पर्सन हो। तो फिर आपका आता है एकांत। आप एकांत में जाके कहीं पे बच सकते हैं, आपको कहीं रहना कोई समस्या नहीं, ठीक है। और आप विदेश घूम भी सकते हैं तो भी सरकार बिल्कुल नहीं रोकेगी, ठीक है। एक आपका आता है निजता, जिसको बोलते हैं प्राइवेसी। आप गूगल पे बहुत सारा चीज़ सर्च करते हैं तो वो सब जो आपका डेटा है वो कहाँ रहता है, गूगल के पास रहता है। तो गूगल को सरकार बोलती है कि आप इसका प्राइवेसी का ख्याल रखिए, आप कोई भी डेटा इसका लीक मत कीजिएगा, ठीक है। तो हमारी जो भी बातें होती है, चाहे कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, तो उसके पास सारा हमारे रिकॉर्ड रहते हैं, हम क्या क्या बात किए, तो वो किसी भी तरीके से हमारा रिकॉर्ड पब्लिकली बाहर नहीं कर सकती है। ये हमारा प्राइवेसी है। तो हमारे प्राइवेसी का ख्याल रखने के लिए वो सारी बातें बिल्कुल गुप्त रखी जाती है, तो हमारे पास ये भी राइट है, ठीक है। तो सरकार भी इस चीज़ का ध्यान रखती है। फिर आपका आता है एडल्ट्री, इसको बोलते हैं व्यभिचार। इसका मतलब देखिए पहले क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते किसी गर्ल्स का शादी हो गया, ठीक है, तो उसके बाद होता क्या, कभी कभी उस गर्ल्स का अफेयर अभी भी चलते रहता है पहले वाले से। तो होता क्या, जैसे मान लेते 1-2 साल के बाद वो लड़का मान लेते फिर से उसको परेशान करने आता है। परेशान करने का सेंस मतलब दोनों का मान लेते फिर से कहीं ना कहीं बातें करना शुरू करता है। इस चक्कर में मान लेते अगर वो रिपोर्ट करता है उसका हस्बैंड थाने में जाके, तो पहले क्या होता था कि सिर्फ लड़के को पनिशमेंट मिलता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपका IPC याद रखिएगा, IPC 497 497 के तहत अगर आप किसी ढंग का ऐसा केस आता है कि जिसमें शादीशुदा महिला हो और एक उसका अफेयर हो, अगर इस कंडीशन में अगर कंप्लेन वहाँ पे जाता है तो अब पनिशमेंट दोनों को बराबर मिलेगा। हाँ, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो उससे डिवोर्स ले सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। सिर्फ लड़के को जिम्मेवार बिल्कुल ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वो शिकायत जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों लोग जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं दोनों लोग की जिम्मेवारी इसमें होती है। इसी 21 के कॉम में आपका जोड़ा गया है राइट टू एजुकेशन, जिसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। इसमें ये बोला गया कि कोई भी बच्चा जिसका 6 साल से 14 साल तक हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार हमारी शिक्षा देगी, मतलब प्राइमरी एजुकेशन देगी, ठीक है। इसका क्या गया था 86वां संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपका संपत्ति का अधिकार था ये था लीगल एक्ट, ये क्या गया था आपका 44वां संशोधन में, ये क्या गया था आपका 1978 में, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 22 हमारा ये बोलता है, जिसको बोलते हैं गिरफ्तारी में संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन इन अरेस्ट बोलिए। मतलब अगर मान लेते कोई पर्सन किसी ढंग का क्राइम करता है, तो किसी ढंग का अपराध करता है तो उसको पुलिस करेगी अरेस्ट। इस कंडीशन में भी उसको कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं, हमको उसके बारे में आर्टिकल 22 में जानना है, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके का होता है अरेस्ट, मतलब 2 तरीके का नहीं, मतलब बेसिकली 2 केस में पुलिस करते हैं अरेस्ट। मान लेते हैं कोई पर्सन क्राइम कर दिया, किसी ढंग का अपराध कर दिया है, तो उसको सरकार उसको पुलिस कहाँ ले जाएगी, पुलिस स्टेशन। अब फिर 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाएगी, कोर्ट में। देखिए पुलिस का सिर्फ इतना काम है कि अगर पर्सन कोई क्राइम किया है तो उसको ले जाएगी पुलिस स्टेशन और उसको भेजना है कहाँ पे, 24 घंटे के अंदर कहाँ भेजना है, कोर्ट भेजना है। कोर्ट का काम है उस पर्सन को सजा देना, पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि उसको पकड़ के कहाँ भेजना, कोर्ट भेजना। और बाकी अपना सबूत जुटाओ, प्रूफ करो, गलती हो जाएगी
प्रूफ मतलब साबित हो जाएगा तो उसको अपना पनिशमेंट मिल जाएगा। तो पुलिस के अंदर जेल बिल्कुल नहीं होता, जो आपका जेल हो गया वो कोर्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो जेल में जो आपका भेजने का काम होता है वो कोर्ट का होता है। पुलिस सिर्फ कुछ देर के लिए अपने पास पकड़ती है और फिर जाकर कहाँ भेजेगी, कोर्ट भेजेगी, बाकी का फैसला अपना कोर्ट करेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गया, कोई पर्सन क्राइम किए तो पुलिस उसको पकड़ सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको सिर्फ मालूम ये हो कि वो पर्सन क्राइम करने वाला है। अगर उस क्राइम की वजह से कई सारे लोगों की जान जा सकती है तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस उसको पहले भी पकड़ सकती है। तो एक आप दो कंडीशन आपका होगा, एक क्राइम कर दो तो पकड़ लेंगे, एक क्राइम करने के पहले ही पकड़ लेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन में आपको सुरक्षा मिलती है। एक को बोलते हैं प्यूनिटिव, पीयू का मतलब पनिशमेंट, तो जब क्राइम कर दीजिए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, इसको बोलते हैं दंडात्मक निरोध। एक आपका था प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंट का मतलब बचाना होता है कि अपराध को इससे पहले रोक दे, ठीक है, इसके हम पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको बोलते हैं निवारक निरोध। तो इस केस में कब पकड़ा जाता है, जब कोई पर्सन क्राइम करता है तो उसके बाद पकड़ते हैं, और इसमें क्या होता है अपराध से पहले पकड़ लेते हैं। उसके बाद इस केस में क्या करेगी, जो पुलिस है वो दिखाएगी अरेस्ट वारंट। किसी भी पर्सन को पुलिस ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको वजह बताना पड़ेगा ना, तो एक पेपर में लिख के आती है कि यह वजह है और इस वजह से आपको पकड़ने वाले हैं। तो इस केस में पुलिस को अरेस्ट वारंट लाना पड़ेगा, लेकिन इसमें अरेस्ट वारंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता है वो क्राइम करने वाला है, इसीलिए उसको पहले ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में भी कभी कभी हम बिना अरेस्ट वारंट का ही पकड़ लेते। मान लेते क्राइम ही इतना ख़राब किया है कि उसको हम क्यों दिखाएंगे, उसको सीधे हम लोग ऐसे बिना अरेस्ट वारंट का भी पकड़ सकते हैं। लेकिन इस केस में अरेस्ट वारंट दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में मान लेते सिंपल सा किसी का सर फोड़ दिया तो उसको दिखाएंगे पहले, आप सर फोड़ दिए इसलिए आपको उठा के ले जाएंगे। लेकिन मान लेते 4-5 का एक ही बार मर्डर कर दिया तो उसको दिखाएगा कि देखिए आपका ये है, आप 4 को उठा लिए हैं इसलिए आपको ले जाते हैं। उस वक्त बिना अरेस्ट वारंट का भी पुलिस इसको लेके जा सकती है, ठीक है। तो इसमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर चाहे तो पुलिस उसको 30 दिन तक जेल में रख सकती है, और जब तक राज्य सरकार उसको बोल ना दे। राज्य सरकार की बेसिकली एडवाइजरी कमेटी, मतलब वो एडवाइज करते हैं कि इस पर्सन को भी छोड़ना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब तक वो उसको बोल ना दे तब तक वो रख सकते हैं। वो कभी कभी चाहे तो 3 महीना से ऊपर तक भी पुलिस स्टेशन में उसको रख सकती है, ठीक है, बिना किसी अरेस्ट वारंट का, बिना किसी को बोले, ठीक है, जब तक सरकार उसको बोलना दे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस केस में पुलिस का काम है कि 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट लेके जाएगी, किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके, जज को ही बोलते बेसिकली मजिस्ट्रेट, तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाना पड़ेगा उस पर्सन को। और इसमें टाइम नहीं जोड़ा जाएगा किसका, आने जाने का। हम मान लेते हैं कि ठीक है 10 बजे पकड़ा उसको, अब कल 10 बजे के अंदर उसको भेजना है, पता चला ट्रैफिक में फंस गया तो उसमें समस्या हो जाएगी। तो आने जाने का टाइम छोड़ दीजिए, जैसे वो निकलता है उसको लेकर टाइम नोट करता है, उसके बाद आप 24 घंटा पहुँचा दो, वहाँ से कोई समस्या नहीं हो पे, ठीक है। तो अरेस्ट करने के जस्ट बाद 24 घंटे के बाद उसको कोर्ट में पहुंचाना होता है, जिसमें आपका आने जाने का समय छोड़ दीजिए और छुट्टी का समय छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपका ये पर्सन है वो वकील रख सकता है, ठीक है, और इस केस में भी वकील रख सकता है, इसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक है। अब वकील कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, आपका सरकारी भी हो सकता है। प्राइवेट वाला क्या करता है, अच्छा खासा रुपया खाता है, और जो आपका सरकारी है वो उतना सीरियस लेता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उसमें थोड़ा सा कहने के हारने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको सैलरी मिलती है फिक्स, बाकी ये तो अच्छा खासा ट्राई करता है क्योंकि लूटना। अब देखिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट का सिंपल मतलब होता है नज़रबंद। नज़र मतलब आंख, बंद का मतलब आंख बंद कर लीजिए। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है जब हमको ये मालूम हो कि ये पर्सन अगर बाहर रहेगा तो कहीं के तबाही मचा देगा, परेशान कर देगा सब लोगों को, इसलिए बोलते हैं इसको एक काम करो, इसको घर में ही बंद कर दो। जब आर्टिकल 370 हटने वाला था, ठीक है, तो उससे पहले जो वहाँ के लीडर थे पता था कितना भड़काऊ भाषण दे रहे थे, इसलिए क्या किया गया था, उस पर्सन को पहले ही घर में बंद कर दिया गया था। तो हाउस अरेस्ट करने का मतलब उसको थाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको घर में ही बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फ़ोन टेलीफोन सब कुछ बंद, आप सिर्फ आराम से घर में बैठिए, जो चीज़ चाहिए बाहर से बोले आपको सरकार ला के दे देगी, ठीक है। इसको बोलते बेसिकली हाउस अरेस्ट। इसका एग्जाम्पल आपको मिला था किसमें, आर्टिकल 370 में, जब वो हटा था जम्मू कश्मीर से, तो ठीक है। तो हाउस अरेस्ट समझ गए, लेकिन इसका थोड़ा सा कहने के मिसयूज हो सकता है, सरकार जाए तो ऐसे किसी को बंद कर देगी, ठीक है, तो इसका मिसयूज होने का चांस रहता है, ठीक है। तो अब देखिए जो आपका ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये आपका मैच खाता है रॉलेट एक्ट 1919 से, ठीक है। इसी का हम लोग काफ़ी विरोध किए थे। इसमें सिंपल सा जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी पर्सन को बिना वजह बताए अरेस्ट कर लिया करता था,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री का ये टॉपिक है। ठीक है, बाकी हम उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए, इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक अलग अलग तरीके से समय समय पे रूल लाया गया, जिसको हमको यहाँ पे कवर करना है। अच्छा, आप जान लीजिए, जो आपका ये नियम है, ये आपका रॉलेट एक्ट 1919 से मैच करता है। ये हम कवर करेंगे हिस्ट्री में। बाकी आप यहाँ पे समझ लीजिए, ऐसा ऐसा कंडीशन इसमें भी था। ठीक है, लेकिन इसका मिसयूज इसमें काफ़ी हुआ था। ठीक है, अब देखिए, इसी कंडीशन को मतलब इसी ढंग का जो नियम लाने के लिए अलग अलग तरीके का कानून हमारे इंडिया में शुरुआत से ही लाया गया था, जिसमें पहला था आपका 1950 में, इसको बोलते हैं PDA। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आप इसको याद रखिएगा, एक आपका ये, एक आपका ये, ठीक है, एक आपका थोड़ा सा ये भी। ठीक है, तो पहला था आपका 1950 का, जिसको बोलते हैं PDA। पी का मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही था। ठीक है, उसके बाद हमारा था अप्सपा। ए का मतलब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसमें बेसिकली हमारे आर्मी को ये पावर दिया जाता था कि वो किसी भी घर में घुस जाए और वो तलाशी ले सकते हैं। तो ये आपका आया था 1958 में। उसके बाद देखिएगा, तीसरा था हमारा UAPA, इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। इसका मतलब कोई भी पर्सन जो बड़ा बड़ा पोस्ट का आदमी है, उसको आप गाली नहीं दे सकते, आप उसे पत्थर नहीं फेंक सकते। इस केस में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपको कोविड में मिल गया था एग्जाम्पल कि डॉक्टर पे लोग पत्थर भी फेंक रहे थे, डॉक्टर पे लोग थूक भी रहे थे। चाहे जो प्रोफेसर हो बड़े बड़े, चाहे कोई VC हो, चाहे डॉक्टर हो, आप उसको गाली गलौज नहीं दे सकते। आप उससे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। अगर ऐसा केस करते हैं, आप उसे पत्थर वगैरह बरसाते हैं, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मीसा, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1971 में आया था। ठीक है, इस समय जो हमारी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, इसी मीसा का सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ था, क्योंकि इसमें कई सारे लीडर को ऐसे ही बंद कर लिया गया था। ठीक है, इसका मिसयूज सबसे ज़्यादा हुआ था। उसके बाद NSA, इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अब देखिए, इसका RA से रा ले लीजिए, इसका सू ले लीजिए, इसका का, इसी को बोलते हैं बेसिकली रासुका। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं NSA। ये भी आपका सेम कंडीशन है, ये वाला गाली गलौज वाला। ठीक है, आपको पता है इसका एग्जाम्पल आपको कोविड मिल गया था, उस पर लगा था रासुका। मतलब रासुका के केस में उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो किसी डॉक्टर के ऊपर पत्थर बरसाया था कोविड के केस में, आपको पता होगा। उसके बाद देखिएगा 6 में आता था टाडा, इसको बोलते हैं TADA, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। ये सबसे खतरनाक था। ये काफ़ी मतलब इसमें सरकार किसी की बात ही नहीं सुनती थी आतंकवादी के नाम पे। ठीक है, तो ये बेसिकली लाया गया था आतंकवादी के लिए। ठीक है, तो 1995 में खत्म हो गया था, 10 साल के लिए सिर्फ रहा था वो। ठीक है, 85 में शुरू हुआ, 95 में ख़त्म। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 याद रखिएगा। एक आपका था टाडा, जो सबसे खतरनाक था। मीसा सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ था इसका, मतलब गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया था। एक आपका है NSA का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, 3 इससे क्वेश्चन बनता है, मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा, ये सब भी वही है, हम कोई इससे पहले कि कोई मिस्टेक करे उसको बचाने के लिए हम लोग ये कहीं के नियम लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। तो पहला आपका था इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन को बेसिकली बोलते हैं पूछताछ करना। ये आप देखिए, ठीक है, अगर पुलिस चाहे तो किसी पर्सन को बुला के ऐसे फॉर्मली पूछताछ कर सकती है क्या तुम गलती किए हो कि नहीं किए हो। उसमें बेसिकली सिर्फ ये किया जाता है, ठीक है तुम पूछताछ लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, जो भी है तुम ऐसे यहाँ पर रफा दफा कर लो। ठीक है, ज़्यादा उसमें आगे बात बढ़ाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ऐसे फॉर्मली बुलाती है। इसको बोलते हैं पूछताछ, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होती। उसके बाद हमारा था कस्टडी। ठीक, इसको बोलते हैं हिरासत में लेना। अगर मान लेते हैं कहीं पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको बोलते हैं धरना चल रहा है, अगर मुझे पता है कि ठीक है वो पर्सन की वजह से थोड़ा सा धरना बढ़ सकता है, हिंसा हो सकती है, तो उस पर्सन को पहले हम लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें कोई टॉर्चर उसको नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें आराम से थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कस्टडी, मतलब पुलिस उसको हिरासत में ले ली है, लेकिन उसको भी परेशान बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं, पुलिस कभी कभी पीट भी देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली हिरासत में लेना। ये बेसिकली प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। आप सिर्फ इतना समझिए कि इसी का थोड़ा सा कहने के कठिन एक टर्म हो जाता है इंट्रोगेशन का, जिसको बोलते हैं कस्टडी। ठीक है, फिर उसके बाद एक आपका था अरेस्ट। अरेस्ट आप समझ ही गए, अगर कोई क्राइम कर दिया है, अगर उसको मालूम हो जाए तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, फिर जाकर कहाँ भेजेंगे, कोर्ट में जाकर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अरेस्ट करना। अब चौथा आपका आता है, इसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट कर ली, अब अरेस्ट करने के बाद वो कहाँ ले जाएगी, कोर्ट में। अब कोर्ट के जज हैं, उसको लगता है कि इस पर्सन को रफा दफा यहीं पे कर देना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो क्या करेगी, पुलिस उसको कोर्ट क्या करेगी, उसको जेल भेज देगी। जेल हमेशा कोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, और जेल के जो हेड हैं वो हमारे जेलर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेकिन अगर ये लगता है कोर्ट को कि ये पर्सन को थोड़ा सा भी टाइम चाहिए, इसको प्रूफ करने में टाइम लगेगा, और कोर्ट को ये भी पता है अगर इसको छोड़ देंगे पुलिस के पास तो
पुलिस इसको खूब पीटेगी। इसलिए क्या करते हैं कोर्ट, बोलते ठीक है पुलिस को तुम घर जाओ, तुम सबूत जुटा के लाओ और हम इसको कहाँ भेजते हैं, थोड़ा सा जेल में ऐसे रखते हैं इसको। तो अभी सबूत साबित मतलब प्रूफ उसका साबित नहीं हुआ है, ठीक है, उसकी गलती भी साबित नहीं हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये भी जुडिशियल कस्टडी में है, वो सिर्फ जेल में ऐसे ही है। लेकिन तब तक क्या करते पुलिस, वो सबूत जुटाती है। अब पुलिस मान लेते उसको सबूत दोबारा मिल गया है, अब फिर से वो कोर्ट पहुंचेगी पुलिस, बोलेगी हम जिस पर्सन को आपको दिए थे आप उसको मुझे दोबारा दीजिए क्योंकि मुझे कुछ पूछताछ करनी है। तब कोर्ट क्या बोलेगी, ठीक है तुम ले जाओ। अब पुलिस तो एक बार दे चुकी थी तो डिमांड तो करेगी नहीं, अब दोबारा मांग रही है ना, इसलिए बोलते हैं इसको रिमांड बोलते हैं। तो पुलिस रिमांड पे बेसिकली पुलिस क्या करती है, कोर्ट से दोबारा उस पर्सन को मांगती है जिसको पहले एक बार भेज चुकी थी। और जुडिशियल कस्टडी वो कोर्ट क्या करती है, कुछ देर के लिए जेल में उस पर्सन को भेज देता है जब तक कि उसका जो क्राइम है वो प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात यहाँ पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका ऐसे स्क्रीनशॉट अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।